ठीक है, तो आ जाओ। वर्क पावर एनर्जी का बिगनर बॉक्स 1। कोई होमवर्क में डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन 7। 6, 7, 12। ओके, आ जाए। 6 तो आसान सवाल है बच्चों, आ जाओ। चलो, एम मास से ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, ये मैंने क्लास में करवाया है। टेंशन का वर्क डन पूछ रहे, पहले आपको टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो टेंशन आ गया बच्चों एम जी प्लस एम ए, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्क डन होगा, फोर्स भी ऊपर है, टेंशन डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। ये वर्क डन आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 7th। ठीक है, नेक्स्ट है 7th। 7th कैसे करेंगे, एक ब्लॉक को रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। ओके, देखो 7th क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, आइए। तो ब्लॉक का एफबीडी देखोगे आप, तो ब्लॉक के एफबीडी पे एमजी साइन थीटा नीचे, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब देखो इंक्लाइन प्लेन, ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ब्लॉक इंक्लाइन के साथ है, ब्लॉक स्लाइड भी कर रहा है, यानी ब्लॉक भी इसके साथ ऐसा लगेगा चिपका हुआ है, और साथ साथ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। करेक्ट, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते, तो s आएगा वी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये बैलेंस होना चाहिए, तो फ्रिक्शन आ गया एम जी साइन थीटा। देखो फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन लिखना है। कैसे लिखेंगे, ब्लॉक पे फोर्स इधर है, ये एंगल थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन होगा क्या, वर्क डन होगा फ्रिक्शन का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इनके बीच में कुछ एंगल है, तो ये होगा मॉड फ्रिक्शन मॉड डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। एंगल बताओ बच्चों, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कितना है, बिल्कुल सही बात है, 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू एस इंटू साइन थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दीजिए वी टी। ये आंसर है बच्चों। सर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्यों, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्यों, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्यों बेटा, पूरी लिफ्ट ही ऊपर जा रही है, और ब्लॉक इंक्लाइन पे फिसल नहीं रहा है, ब्लॉक यहीं पे इंक्लाइन पे, ऐसा लगेगा ब्लॉक चिपका हुआ है, तो ये पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है ना, तो ब्लॉक भी ऊपर गया ना, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है।
हाँ पार्थ बेटा, कभी सुनाऊंगा मैं तुमको वो कहानी। करेक्ट। आइए, ये हो गया 7th। 8th तो बहुत ही आसान है ना। आपका कुछ लिखना रह जाए ना बच्चों, तो आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ प्लेलिस्ट पे। आइए, आपको रिकॉर्डिंग देखना आती है ना बच्चों, यूट्यूब पे, ठीक है। आप चैनल पे जाइए, फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप अपने टॉपिक की प्लेलिस्ट देखिए और उसमें फिर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। करेक्ट, ठीक है। आ जाइए। फिर एट, एट तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है t²/4, वेलोसिटी हो जाएगा 2t/4, एक्सीलरेशन हो जाएगा 2/4 और फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। मास दिया है आपको 6, एक्सीलरेशन 2/4। खत्म हो गया नहीं तो सवाल बेटा। एक ब्लॉक है, उसका फोर्स आ गया और ये जो कांस्टेंट फोर्स आया है, यानी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है। 2 सेकंड रख के डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। आ जाओ, फिर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है, फोर्स 3x² - 2x + 7 है। वेरिएबल फोर्स है बच्चों, तो वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन से, और सब कुछ एक्स एक्सिस में, तो फोर्स डॉट dx, इसको इंटीग्रेट करो। देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा 3 एज इट इज x³ / 3, इसका इंटीग्रेशन होगा -2 x²/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 7x। अब लिमिट्स लगा दो 0 से 5, तो x की जगह पहले 5 रखना, फिर x की जगह 0 रख के माइनस कर देना। तो ये हो गया 9th। 11th पूछ रहे बच्चे, 11th मैंने कराया तो बेटा। आ जाओ, ये 9th इंटीग्रेशन है, सिंपल। आओ, ये सारे क्लास में कराए हुए सवाल है। 11th में फोर्स क्या है, -k y I कैप प्लस x j कैप। ये याद करो, मैंने आपको कराया था, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स वाई, तो इसका वर्क डन क्या हुआ, माइनस, सॉरी, वर्क डन हुआ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट -k बाहर आ जाएगा, और i का जब i से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो y dx प्लस x dy बचेगा, तो ये हो जाएगा -k x y। ये आ जाएगा बच्चों वर्क डन। ठीक है, लिमिट कैसे रखेंगे आ जाओ बता दो। तो a,0 से a, तक जाना है, ठीक है। तो -k तो बाहर ले लीजिए आप, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा एक्स वाई टर्म है पूरी एक साथ, तो जब लिमिट रखोगे तो दोनों एक साथ रखोगे, a इंटू ए माइनस a इंटू 0, तो a² - 0 हो जाएगा, बस a² बचेगा इंटू -k। ठीक है बच्चों, 13th भी बता दो, ठीक है 13th भी बता देता हूं। आओ, चले बच्चों, आ गया।
है ना, आ जाओ शाबाश। फिर 13 देखो क्या बोल रहा है सवाल। पहले 12 देख लेते हैं। एक चेन है, मास की कांस्टेंट स्पीड से स्लोली पुल कर रहे हैं ओवर द टेबल। ठीक, पहले एक चेन है ऐसी, ये एफ एक्सटर्नल, इसको कांस्टेंट स्लोली पुल कर रहे हैं। ये इनिशियल डायग्राम हो गया और ग्राउंड है स्मूथ। फिर फाइनल डायग्राम क्या है, चेन को पूरी तरीके से ऊपर लाना। ठीक है, आ जाओ। कैसे करेंगे ये, हाँ 11th में स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन था तो डायरेक्ट ओरिजिन से ए कॉमा ए लगा दो ना, लिमिट आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, आइए अब देखो, अब कैसे करूं बच्चों बताओ। हाँ स्लोली है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो वर्क डन कौन कौन कर रहा है इसमें, एमजी, नॉर्मल, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन में नॉर्मल जीरो हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एमजी। ठीक है, अब एमजी का वर्क डन कैसे देखें, तो अगर आप याद करो ऐसे सवाल में मैंने बोला था इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो इंटरमीडिएट में आप मान लीजिए थोड़ी चेन ऊपर चली गई, थोड़ी चेन हैंग कर ली। अब मेरे को बताओ, ये चेन तो ऊपर आ गई तो ये इसका एमजी नीचे होगा और ये चेन आगे जा रही है, ऊपर वाली चेन का एमजी अब कोई वर्क नहीं करेगा, सिर्फ हैंग्ड पोर्शन की एमजी वर्क करेगा। तो हैंग्ड पोर्शन को लेंथ कितनी मानू ये बताओ, इसको मान लेता हूं मैं x, तो इसका एमजी क्या होगा बताओ। तो l लेंथ का मास है n, तो x लेंथ का मास होगा m बाय l इंटू एक्स। तो ये हो गया m बाय l x g। देखो mg बेटा वेरिएबल आया है, तो वर्क डन बाय mg कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ m बाय l x g इंटू dx। ये mg का वर्क डन हो गया। अब mg कहां, x की लिमिट बताओ जरा, इनिशियल से फाइनल x की लिमिट बताओ। नहीं नहीं, जीरो से एल क्यों बोल रहे हो आप, इनिशियल से फाइनल देखो ना, इनिशियल पूरी लेंथ थी एल और फाइनली कुछ भी नहीं थी, तो इनिशियल से फाइनल यानी एल से जीरो। हाँ अर्नव, फिर देखो अर्नव बोल रहा है कि सर इसको y मान ले क्या, कि ये y एक्सिस में, हाँ तो y भी मान सकते हो। तो ये लेंथ y मान लेते तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं dy, तो भी सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये इससे वर्क डन बाय mg आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करना, नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय mg क्योंकि लिमिट्स भी देखो ऐसी है, फिर यहाँ रख के माइनस माइनस करना तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा। और देखो mg का वर्क डन और एक और तरीके से सिखा दो।
mg का वर्क डन देखो एक और तरीके से सिखाता हूं। mg का वर्क डन होता है बच्चों mgh, खत्म। बस ये हाइट किसकी देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की, ध्यान रखिए। हाइट किसकी देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की। अब देखो इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास है बीच में, ये L/2 डिस्टेंस पे, और फिर क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया यहां पे, तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, L/2, तो वर्क डन बाय mg हो गया mg L/2, और सेंटर ऑफ मास ऊपर गया यानी नेगेटिव हो गया, वर्क डन बाय mg। डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन के mg का वर्क डन आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो। क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव पर। हाँ वही तो, सेंटर ऑफ मास क्या कंसेप्ट था कि पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे मान लेते थे। अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास, कि पूरी बॉडी का मास एक जगह मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे, और बस उसका डिस्प्लेसमेंट देख के वर्क डन का एमजी आ जाता है। तो आसिम बोल रहा है सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल आसिम, एमजी फोर्स के लिए बिल्कुल ये मान सकते हो। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया 12th। नेक्स्ट 13। जब तक आप चैट में बिगनर बॉक्स 2 के डाउट्स बता सकते हैं। 13 अपन ने क्लास में किया है ऐसा ना, देखो 4 से 10 टी आई कैप, ठीक है, तो फोर्स 10 टी, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास टी। देखो बच्चों एक्सीलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको dv बाई dt लिख के इंटीग्रेट करो, तो v आ गया बच्चों, इनिशियल स्पीड 0 है, टी स्क्वायर बाई 2, और 0 से t, ये लिमिट 0 से v, तो v आ गया dt, t dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। आ जाओ बच्चों, अब आपको क्या करना है, वर्क डन लिखना है, वेरिएबल फोर्स है, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। तो आई कैप में फोर्स है, बस डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप में, तो हो जाएगा 10 p dx, 10 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन t dx। बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे t dx को, t dx को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। करेक्ट, आपको इनमें रिलेशन लाना पड़ेगा, रिलेशन लाए बिना आपका ये सॉल्व नहीं होगा। आप सोचो क्या यहां से कुछ रिलेशन ला सकते हो इस वर्किंग से, आपको बेटा dx चाहिए, dx, सोचो क्या यहां पे कहीं कुछ करके dx आ सकता है, शाबाश आयुष, सही है। देखो बेटा वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी खुद क्या होती है dx बाई dt, तो dx क्या आ गया
टी स्क्वायर डी टी बाई 2। तो dx की वैल्यू ये उठा के यहां रख दो, और लिमिट लगा देना टाइम की, इंटीग्रेट कर लेना। आसान हो गया ये सवाल। 0 से 2 सेकेंड तक। देखो एक बच्चा ने और तरकीब लगाई, देखो तरकीबें लगानी है बस। एक बच्चे ने और तरकीब लगाई, देखो वैभव क्या बोल रहे हैं, सर देखो आप सर एक काम करो, उसको dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर ये वाले dt को इसके ऊपर ले जाओ, तो ये dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, और लिमिट्स लगा दो, इंटीग्रेट करके आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। समझ गए। तो जब भी फोर्स टाइम का फंक्शन हो ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये देखो एक्सीलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी को dx बाई dt रख के dx निकाल के फिर रखना पड़ेगा। करेक्ट बच्चों, आगे चले आगे। शाबाश, आओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। इसको एक तरीके से और कर सकते हो बच्चों, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय F इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जीरो है, ये जीरो है, तो बचा वर्क डन बाय F इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो थी, और आपको v पता है, तो टाइम 2 रख के वेलोसिटी निकालो, और इसको यहां रख दो, और m रख दो, सॉल्व करके आपको वर्क डन बाय F आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, एकदम। देखो कैसे किया पहले। अब आइए बिगनर बॉक्स 2 पे। बताओ बच्चों बिगनर बॉक्स 2 के डाउट्स। आई तो 2, ठीक है। 2 देखो कैसा है, m वहां से 40 सेंटीमीटर की हाइट से एक स्प्रिंग पे गिरा है, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है। आ जाओ बच्चों।
तो कैसे करेंगे, देखो एम मास वहां से ड्रॉप किया है, आप पहले तो विजुअलाइज करके अच्छे से डायग्राम बनाओ, और स्प्रिंग में लेवल्स जरूर बनाने चाहिए। तो ये नीचे गिरा, फिर इसको कंप्रेस करेगा, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन मान लीजिए x हो गया, और फिर फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल तो जीरो है बच्चों, k इनिशियल भी जीरो है। वर्क डन बाय mg, देखो mg का क्या होता है, mgh। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 40 सेंटीमीटर प्लस x है, ठीक है। तो mg का वर्क डन होगा mg इंटू हाइट, ये 0.4 हो जाएगी, मीटर में करेंगे ना, 0.4 प्लस x, और स्प्रिंग का वर्क डन यहां से नेचुरल से कंप्रेस्ड माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों इसमें mg और k की वैल्यू डाल के क्वाड्रेटिक बनाइएगा, और फिर सॉल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक से आंसर आएगा सॉल्यूशन। हाँ मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा बेटा अभी क्लास के बाद ईशान। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर आएगा ये, आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, देखो फिफ्थ बहुत स्टैंडर्ड कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, सिंपल, ठीक है, ऐसे बहुत बार आते हैं सवाल। एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी मान लो कुछ के, इस पे एक फोर्स लगाया तो स्टॉप हो गया x डिस्टेंस में, तो वर्क डन कैसे लिखोगे, वर्क डन हो गया माइनस एफ एक्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर इनिशियल। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, और फोर्स सेम है, काइनेटिक एनर्जी हो गई अब 2 काइनेटिक एनर्जी, और रिटार्डिंग फोर्स सेम है, ठीक है। तो नया डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो नई इक्वेशन बनेगी एफ एस इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, फोर्स सेम है, तो एक्स भी तो डबल हो जाएगा ना, तो यहां से आप करोगे ना तो डबल आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये हो गया फिर 7 तो आसान है, 7 क्या है बच्चों, वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लगातार, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी वर्क डन नेट होना चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल हो, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए बस, तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ए में मस्ट भी लिखा है इसीलिए गलत हो गया है, बी बोल रहा है मस्ट बी एंगल लेस देन 90, वो सही है, बी सही है, ठीक है। 7 हो गया, फिर 11 12 13, हाँ ये क्लास में कराया हुआ सवाल है। आई 11,
बच्चों वॉइस क्लियर है भी? ठीक है, आ जाओ बेटा। देखो 11 में एक फोर्स से 1000 न्यूटन का वेलोसिटी 1 से इंक्रीज होके 10 हो गई है। डिस्टेंस दिया 4 मीटर, मास बताना है। और फ्रिक्शन देखो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। ठीक है, आपको बोला है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग फ्रिक्शन, यानी इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि फ्रिक्शन होगा 10। ठीक है, तो फ्रिक्शन 10 है, तो बस ये तो बहुत आसान हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे बेटा। इस ब्लॉक को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हो, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय F फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल हाफ m V फाइनल का स्क्वायर, V फाइनल 10, K इनिशियल हाफ m V इनिशियल का स्क्वायर, V इनिशियल 1। मास अननोन है तो m यहां पे रहेगा। नॉर्मल mg का वर्क डन 0, फोर्स का वर्क डन हुआ 1000 इंटू 4, फ्रिक्शन का वर्क डन -10 इंटू 4, सॉल्व करके मास आ जाएगा। समझ गए बच्चों? 12। अरे ये क्लास में तो कराया है, ये क्लास में तो कराया था। -12 k x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर कराया नहीं? हाँ शाबाश, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 12, फिर उसके बाद 13। ठीक है, 13 पोटेंशियल एनर्जी अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद कर लेना भले आप। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू हाइट। ठीक है, तो 13 आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे ना उसके बाद। आइए फिर नेक्स्ट बिगनर बॉक्स 3 में बताइए क्या डाउट है। बिगनर बॉक्स 3 में आ जाओ। बिगनर बॉक्स 3 के डाउट बताइए, 4, 7, 10। अरे 10, 11, 12 तीनों पूछ लिए। एक ठीक है, आ जाओ। देखो फिफ्थ में मैं आपको बता दूं क्या करना है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ के स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के स्क्वायर। अभी हम इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, आइए फिर कैसे करना है आपको बेटा, बस एफबीडी अच्छे से बनाना था। देखो इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास और यहां से एक स्प्रिंग आ, बस बच्चों एफबीडी बनाने का खेल है। ठीक है, होगा क्या देखो, ये रॉड यहां से फंसी हुई है दोनों तरफ से, तो ये रॉड एक्स में नहीं जा सकती है, एक्स में फंसी हुई है, तो ये रॉड वाई में जा सकती है, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो रॉड नीचे खिसकेगी, रॉड नीचे खिसकेगी, ये वेज इधर खिसकेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक है,
तो पहले ये स्मॉल एम की रॉड का एफबीडी बनाते हैं। इधर इधर से दीवार के फोर्स है, इधर से नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे एमजी है और ये एंगल थीटा, तो नॉर्मल वाई से थीटा बनाता है। अब आप देखो इसका वाई कंपोनेंट को एमजी से बैलेंस करा दो, एन कॉस थीटा आ गया बच्चों स्मॉल एमजी, तो नॉर्मल आ गया एमजी अपॉन कॉस थीटा। क्या बोलते हो बच्चों, क्लियर? फोर्स बैलेंस क्यों करने हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखा है, करेक्ट। इक्विलिब्रियम लिखा है मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस करने हैं आपको। ठीक है, अब इसका एफबीडी बनाना है। इसका एफबीडी देखो, इस पे क्या होगा है ना, एक तो इसका एमजी नीचे और एक नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर, और यहां से इस पे नॉर्मल आएगा ना, इधर रॉड पे नॉर्मल उधर लगा तो एक नॉर्मल इधर आएगा, और स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा kx, और नॉर्मल का यहां से एंगल थीटा होता है y से, तो नॉर्मल का जो x कंपोनेंट है kx को बैलेंस करो, तो ये हो गया n sin थीटा इक्वल टू kx। नॉर्मल की वैल्यू यहां से ले लो, तो mg अपॉन cos थीटा इंटू ये sin थीटा इक्वल टू kx, तो x आ गया बच्चों mg tan थीटा बाय k, ये आ गया x, ये हो गया mg tan थीटा बाय k। समझ गए? अब आप क्या करना, इस x की वैल्यू इस पे डाल देना, हाफ के एक्स स्क्वायर में, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे। हाँ, स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, करेक्ट, स्प्रिंग का स्टिफनेस बोला है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। इस पर बेटा इसको बैलेंस करने के लिए, ऐसा सोचो इसको बैलेंस करने के लिए, कभी आपको kx का साइन, kx का डायरेक्शन नहीं समझ पड़ती कि kx इधर लगाऊं कि kx इधर लगाऊं, तो आप ऐसा सोचो कि नॉर्मल का कंपोनेंट बैलेंस तो करना है, तो kx अपने आप इधर लगा देते आप। ठीक है, ये हो गया सवाल। ये अच्छा सवाल है इस पूरे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 देखो क्या बोल रहा है, 4 इजी है बेटा सवाल, घबराओ मत। ये नेचुरल लेंथ है दोनों की, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है, ब्लॉक इधर आएगा, बताना मेरे को बच्चे। ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, तो ये ब्लॉक को किधर फोर्स लगाएगी, लेफ्ट की राइट? सही बात है, लेफ्ट में लगाएगी k2x। अब ये वाली स्प्रिंग खींच गई है, तो ये ब्लॉक को किधर फोर्स लगाएगी, लेफ्ट की राइट?
हाँ ये भी तो लेफ्ट लगाएगी K1X, करेक्ट। तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग ये बोल रहा है वापस से छूट के नेचुरल पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्रेस से नेचुरल, तो वर्क डन प्लस हाफ K2X²। ये इलोंगेटेड से नेचुरल, इसका भी प्लस और इक्वल टू आप कर देना हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम से आंसर आ जाए। तो ये हो गया 4th। फिर आ जाओ 7th। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी बेटा बस। mg का वर्क डन प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। देखो स्टार्टिंग नेचुरल लेंथ से हुई थी, फिर इलोंगेट हुआ मान लो x, और फिर मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्टॉप हो गया। तो k इनिशियल 0 है, k फाइनल 0 है, प्लस एक नॉर्मल का भी वर्क डन होगा, नॉर्मल का वर्क डन भी 0 है। mg का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव mg sin थीटा इनटू x। फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पे होगा नेगेटिव माइनस म्यू mg sin थीटा, सॉरी माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू x। और स्प्रिंग नेचुरल से इलोंगेट हो रही है, तो माइनस हाफ kx² इक्वल टू 0। वैल्यूज रख के सॉल्व करके म्यू आ जाएगा। समझ गया बच्चों? हाँ अच्छा, कुछ 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये इसको 0.1 मीटर में लिखना है। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली रेस्ट पे होगा, इसलिए ये 0 हो गए। समझे स्पष्ट? आ जाओ 10 11 12। 10 11 12 में से इजी है। ये आपके नेचुरल लेंथ है, फिर इसको छोड़ दिया, ये ऐसे ऐसे करता रहा, एयर के कारण ये फाइनली एक जगह ऐसे ऑसिलेट करते करते रुक गया। तो रुकेगा कहाँ, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी मीन पोजीशन पे। यानी ये डिस्टेंस अगर x, तो ये बैलेंस करके x आ जाएगा mg/k। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgx, बस mgx इनिशियल से फाइनल। टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ kx², x की वैल्यू रख देना बस, माइनस हाफ kx² बस। और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, अब एयर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई फोर्स कितना लगा नहीं पता नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। mg का वर्क डन mgx प्लस स्प्रिंग का माइनस हाफ k स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय एयर इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय एयर आ गया, इनको उधर ले जाके माइनस mgx प्लस हाफ k x स्क्वायर। अब x की वैल्यू रख देना तो आंसर आ जाएगा बस। समझ गए? x की वैल्यू डाल देना ना विजी जिशु, तो आंसर मैच कर जाएंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ ओम सॉल्व करके आ जाएगा। चलो बच्चों, अब बाकी का होमवर्क अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मैं सॉल्यूशंस भेजूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और बच्चा लोग सुनिए, नेक्स्ट वीक टाइम टेबल में, ठीक है, थोड़े फिजिक्स के लेक्चर आपके और बढ़ेंगे। मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे बाकी सर लोगों से ना, कब तक है बच्चों आपके 8:20 तक है कि 7:20 तक है? 7:20 तक। 3 से 7:30 आपका टाइम है बच्चों। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें शायद रोज हमारा एक फिजिक्स का लेक्चर है और 2 लेक्चर बढ़ने की संभावना है फिजिक्स की, तो नेक्स्ट वीक थोड़े फिजिक्स के लेक्चर ज्यादा होंगे। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, आ जाओ बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते देखिए, change in potential energy equal to negative of work done by conservative force। ऐसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कब बेटा मोहित, कब? ठीक है मोहित, आ जाओ बच्चों। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो गया। आइए ठीक है, तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफाइन होती है। is always defined for a system not for an isolated particle। Potential energy can be positive, negative or zero। लिखो बच्चों, ये फिर समझाता हूं मैं एक चीज।
डन लिख लिया। शाबाश। नहीं बेटा पीयूष, ऐसा नहीं है, वो बस तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता था, ऐसा नहीं है हर बार। आ जाओ बच्चों, आपको क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स, ये भी लिख दो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर रिलेटिव पोजीशन लिख दीजिए। एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव पोजीशन। एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव पोजीशन। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कब होती है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, आगे मैग्नेटिक्स भी देखोगे आप, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में है। ठीक है, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी? कुछ बच्चे ने चैट में लिखा कि सर हाइट की एनर्जी, कि डब्बा हाइट में तो उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, mgh, जो बचपन में सिखाते थे। तो अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो वो कहां जमा है बताओ, कहां स्टोर है? बॉक्स के अंदर, ये एनर्जी बॉक्स के अंदर स्टोर है। तो बॉक्स के अंदर स्टोर है तो उसको इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं बोला? इंटरनल एनर्जी बोलना चाहिए था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये बॉक्स की एनर्जी नहीं है, ये बॉक्स की एनर्जी नहीं है। देखो बच्चे, क्या है, ये सिस्टम की एनर्जी होती है। सिस्टम से मेरा कहने का मतलब क्या है समझना। देखो बेटा, अर्थ ब्लॉक को नीचे खींच रही, तो एक्शन रिएक्शन से ब्लॉक अर्थ को ऊपर खींच रहा है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, एक दूसरे को खींचने का बॉन्ड। तो इस सिस्टम की एनर्जी हो, इस पेयर की एनर्जी यहां पे स्टोर्ड, इस बॉन्ड में वो एनर्जी। ठीक है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये इंटरेक्शन की एनर्जी है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, बॉन्ड एनर्जी, तो जहां पे इंटरेक्शन होगा, वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का इंटरेक्शन, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो एक पेयर की एनर्जी, एक सिस्टम की, एक बॉन्ड की एनर्जी। जैसे दो मैग्नेट है ना, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों चलेंगे, बस कंजर्वेटिव होना चाहिए। ये दो मैग्नेट पास में आते तो अपने को लगता है किसी एनर्जी के साथ बस एक दूसरे से चिपकने वाले हैं। वो कौन सी एनर्जी है? वो इंटरेक्शन की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, गलत।
ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक पूरे ब्रह्मांड में अकेला पार्टिकल है, आइसोलेटेड पार्टिकल, स्मॉल है, पूरे ब्रह्मांड में एक अकेला पार्टिकल है, इसका किससे इंटरेक्शन है? किसी से भी नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। वही हमने लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, पोटेंशियल एनर्जी अकेले पार्टिकल की नहीं होती है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं करेंगे इसकी, तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज अब अपन आ रहे हैं पहला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसमें भी कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं? मैंने mg इज कंसीडर्ड कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप अर्थ से बहुत ऊपर चले जाओ तो mg बदल जाता है। हाँ हर्षल, वही सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, तो अर्थ से बहुत दूर जाते हैं तो mg बदलता जाता है। तो अर्थ से ज्यादा हाइट नहीं हो, कम हाइट हो, मतलब 8, 10, 15 किलोमीटर, तब तक अपन mg को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो mg अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने सीखा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg। अब मान लीजिए एक l मास को इनिशियल पोजीशन से h हाइट ऊपर लेके फाइनल पोजीशन तक लेके गए, इनिशियल से फाइनल तक लेके गए, वर्क डन बाय mg कितना हुआ इस प्रोसेस में बताओ, इनिशियल से फाइनल ले जाने में? सही, नेगेटिव ऑफ माइनस mgh, नेगेटिव। तो यहां पे क्या बोलोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय mg माइनस mgh। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस mgh। अच्छा बच्चों, 16 को छुट्टी नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3 दिन छुट्टी है, 13, 14, 15। ठीक है, हाँ 16 को बच्चों छुट्टी नहीं है, सिर्फ 3 दिन छुट्टी है, 13, 14, 15। आइए बच्चों,
यहां तक आ गए। अब देखो यहाँ पे अपन एक रेफरेंस अज्यूम करते हैं हमेशा। और रेफरेंस में हम अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हम हमेशा एक रेफरेंस मानेंगे और रेफरेंस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। मान लीजिए इनिशियल लेवल को रेफरेंस मान लिया, तो इफ इनिशियल लेवल रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल जीरो हो जाएगा। ये चीज को जीरो लिख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गई mgh। यहां से वो फॉर्मूला आता था जो आप बचपन में पढ़ते थे, mgh। हाँ, रेफरेंस किसी को भी मान सकते हैं। जनरली हम सबसे लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, सबसे नीचे वाले पॉइंट। बेटा पीयूष, ये डेफिनेशन है, इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। रेफरेंस किसी को भी मान सकते हैं। आ जाओ, ठीक है, आगे चलते। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ mgh। h क्या है बच्चों? हाइट फ्रॉम रेफरेंस। ठीक है, अब मान लो मेरा एक रेफरेंस है, ठीक है, एक पार्टिकल m1 रेफरेंस पे है, एक पार्टिकल m2 रेफरेंस से ऊपर है, एक पार्टिकल m3 रेफरेंस से नीचे। ठीक है, तो m1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि वो रेफरेंस पे ही। m2 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस से ऊपर है। ठीक है, और m3 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि वो रेफरेंस से नीचे। देखो बच्चे, कई बार बच्चे इसको वर्क डन के साइन से कंफ्यूज करते हैं। वर्क डन के साइन को नहीं देखना इसके लिए। इसके लिए बस क्या करना है, रेफरेंस से ऊपर, कॉमन सेंस एकदम, रेफरेंस से ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। सिंपल कॉमन सेंस। वर्क डन क्या होता था भाई? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव। वो अलग केस है, वो नहीं देख रहे, वर्क डन नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस से ऊपर तो पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे तो नेगेटिव, रेफरेंस पे जीरो। समझ गए? हाँ सर्कल। हाँ पर वैसे ही डिफाइंड है। रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं उसको, रेफरेंस है। हाँ चल बिल्कुल। आओ आगे चलते हैं।
तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन। अब हम कर रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कर रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो ये नेचुरल लेंथ है, आपने इसको x इलोंगेट किया, तो नेचुरल से इलोंगेशन तक आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कौन है? स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? नेचुरल से लॉन्गेटेड नेगेटिव, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इलोंगेटेड पोजीशन की माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल पोजीशन। अब बताओ यहाँ पे रेफरेंस किसको मानेंगे? रेफरेंस किसको मानू बेटा? शाबाश, नेचुरल लेंथ को। तो बच्चों नेचुरल लेंथ को अपन रेफरेंस मानेंगे और पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस हो जाएगी 0। तो ये जो टर्म है ये हो गई 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इलोंगेटेड पोजीशन हो गई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो जो स्प्रिंग को खींचने में काम हुआ वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग को खींचते टाइम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी 0, फिर स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग में जमा हो गई पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, अब कंप्रेस करें तो बेटा, अब कंप्रेशन करो, बताओ मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? क्या पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेशन पे नेगेटिव हो जाएगी? गलत। ऐसे डायरेक्ट मत सोचो इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, स्टेप बाय स्टेप करो फिर से। तो प्लस ये आएगी, ये पूरी सेम वर्किंग है देखो, इसलिए मैंने मिटाई नहीं है, सेम वर्किंग। तो पॉजिटिव ही आएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पॉजिटिव आएगी। यानी स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हो तो भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल पे 0 है, आप खींचोगे तो भी पॉजिटिव, कंप्रेस करोगे तो भी पॉजिटिव। अगर आप किसी भी चीज को कंप्रेस कर दे रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी भी चीज को खींच दे रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? चाहे लॉन्गेशन चाहे कंप्रेशन, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है। वर्क डन का साइन अलग था बेटा, वो अच्छे से याद किया, वर्क डन से कंफ्यूज नहीं करना है, याद कर लेना है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव स्प्रिंग की।
ठीक है बच्चों, शाबाश, डन, वेरी गुड। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। बाय, गुड नाइट, बाय। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। बाय, थैंक यू, बाय बाय।